नमस्कार साथियों, आज का थंबनेल देखकर आपको आश्चर्य होगा कि इस आरक्षण के गर्मा गर्मी माहौल में एक देश एक शिक्षा या गुरुकुल की वापसी पर हम वीडियो क्यों बना रहे हैं। उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिएगा, ताकि भविष्य में भी मैं इस प्रकार के विषय से आपको अवगत कराता रहूं। वीडियो छोटा है, इसलिए समय का कमी है, तो मैं सीधे विषय पर आता हूं। आरक्षण को लेकर के जातीय गणना का डेटा सार्वजनिक हो गया है। हर जाति की संख्या अब पूरे भारतवर्ष में तैर रहा है। संख्या के अनुसार जातियों में उत्साह भी दिख रहा है। लेकिन एक बात यह भी सामने आया है कि शिक्षा के स्तर पर जो इस जनसंख्या से जो तथ्य सामने आया है वह चिंतित करने वाला है। आप जातीय आरक्षण के नाम पर लोकसभा, विधानसभा या पंचायती राज संस्थानों में तो आप आरक्षण ले लीजिएगा, लेकिन ऐसी जगह जहां पर योग्यता की आवश्यकता है, अगर आपको आरक्षण मिल भी गया तो भी आप सफल नहीं होंगे। ऐसे कई क्षेत्र हैं, जैसे डॉक्टरी का है, जैसे इंजीनियरिंग का है, या जो जहां पर व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। और हम सबको मालूम है कि 100% सिलेबस का उपयोग कहीं नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम जिस डॉक्टर के पास जाएं, जिस इंजीनियर के पास जाएं या जिस वकील के पास जाएं, वह अपने विषय में हर पहलू को जानता हो। और ऐसे में एक भ्रम जो समाज के अंदर विकसित हुआ है कि जो आरक्षण के परिधि में आने वाली जातियां हैं उनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं होती है, जिसके कारण हम लोग इस बात को महसूस करते हैं या देखते हैं कि ऐसी जातियां भी जो आरक्षण से के लाभ लेकर के आगे बढ़ी है, वही आरक्षण से बने डॉक्टर के पास नहीं जाते, वही आरक्षण से बने वकील के पास नहीं जाते, वही आरक्षण से बने इंजीनियर के पास नहीं जाते, क्योंकि सबको सर्वश्रेष्ठ अपने लिए चाहिए। फिर जो आरक्षण से इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या वकील बनेंगे, वह काम क्या करेंगे। इसी लेकर के आज मेरे मन में ये सवाल आया कि जब तक एक देश एक शिक्षा का कॉन्सेप्ट विकसित नहीं होगा, जब तक हम अपनी पुरानी शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल की ओर वापस नहीं लौटेंगे, तब तक हम सभी जातियों से एक रूपता में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि कोई अमीर व्यक्ति अपने बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ाकर डॉक्टर बना लेता है। हो सकता है आप डॉक्टर के लिए नामांकन आप भारत के स्कूल कॉलेजों में नहीं होने दें अपनी संख्या के बल पर, लेकिन दुनिया का दरवाज़ा उनके लिए बंद नहीं हुआ है। दुनिया में भी कॉलेज है, भारत का पैसा वो बाहर लेकर जाएंगे, बाहर से पढ़ करके आएंगे और आप फिर उन्हीं के पास इलाज के लिए जाएंगे। क्योंकि जिन जातियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आ गई है, वो जाति किसी भी कीमत पर शिक्षा के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है। भारत सरकार उसको शिक्षा से भले बेदखल कर दे आरक्षण के नाम पर, लेकिन वो अपने तंत्र और व्यवस्था से शिक्षा का पुनर्गठन करेंगे और किसी भी कीमत पर शिक्षा प्राप्त करेंगे। ऐसे में मेरा एक मत था कि पहले भारत में जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए, क्योंकि वर्तमान शिक्षा का जो स्वरूप है, जिस प्रकार से हम RT राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं,
उस शिक्षा का स्तर इतना कमज़ोर है, इतना गिरा हुआ है कि वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक भी अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। सेस, डीएम, एसपी या बड़े पदाधिकारी से तो यह अपेक्षा करना ही अपने आप में मूर्खता प्रतीत होता है कि इनमें से कोई अधिकारी अपने बच्चे का शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूलों में करते हैं। इस प्रकार सरकारी स्कूल की व्यवस्था विफल हो गई है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार का है कि कुछ चुनिंदे लोग ही अभी के माहौल वातावरण में आर्थिक रूप से संपन्न हो पाए हैं। हर वर्ग, हर तबका जो सरकार का समर्थक नहीं है या जो सरकार के साथ अधिकारी पदाधिकारी के साथ मिलकर के आगे नहीं बढ़ रहा है, सबका व्यवसायिक अवथान हुआ है। सब पहले से ज़्यादा गरीब हुए हैं। देश में कुपोषण फैला है, जिसके लिए एमडीएम की आवश्यकता महसूस हुई। मिड डे मील जहाँ पर खिचड़ी बच्चों को खिलाया जाता है। पिता की आमदनी कमने के कारण एमडीएम को अपरिहार्य मान लिया गया कि अगर कुपोषित बच्चों से भारत का बचाव करना है तो एमडीएम उनको देना ही होगा। इस प्रकार से कई चीज़ें आई है सामने में। फोर्टिफाइड राइस है, तो ये सब जो कुछ भी आ रहा है। और अब तो पहले गरीब महिला जिसको रसोइया बोलते थे, उनको स्कूलों में खाना के लिए लगाया जा रहा था। अब उनसे भी हटा करके बड़े बड़े एनजीओ और बड़े बड़े कंपनी को यह दिया जाएगा। कहने का मतलब साफ है कि आपके बच्चे को खिलाने से भी समृद्धि उन्हीं लोगों की होगी जिनके पास पहले से पैसा है। आपके घर से समृद्धि छीनकर, आपके स्कूल से शिक्षा छीनकर आरक्षण का लाभ आपको कैसे मिलेगा, यह विचार आपको करना है। तो हम लोग गुरुकुल के कॉन्सेप्ट की ओर क्यों लौट रहे हैं या गुरुकुल की आवश्यकता क्यों महसूस कर रहे हैं, इसको मैं इस वीडियो में बताने का कोशिश कर रहा हूं। हम सबको पता है कि 1 क्लास से लेकर के 8 तक बहुत विद्वान आदमी की ज़रूरत नहीं, और हमारे आसपास में इतने पढ़े लिखे लोग उपलब्ध हैं, बेरोजगार हैं, जिनके पास में इंटर की डिग्री है, मैट्रिक की डिग्री है, स्नातक की डिग्री है, स्नातकोत्तर जिसको एमए बोलते हैं, स्नातक का मतलब बैचलर हो गया, बीए हो गया। ऐसे डिग्रीधारी लोग जिस प्रकार से बेरोजगार और बिना मतलब का आसपास घूमते रहते हैं या कहीं पर कंपटीशन की तैयारी के नाम पर अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, अगर इन लोगों को स्वतंत्र गुरुकुल खोलने की अनुमति दे दें, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सरकार ने एकदम गली कूचे में स्कूलों में बना दिया है बड़े बड़े अमीर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इन पंचायतों के हवाले कर दिया जाए और ऐसे युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको कहा जाए कि तुम जो बच्चे तुमसे पढ़ना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन आप अपने पंचायत में मुखिया जी के सामने करा लें या वार्ड मेंबर के यहाँ करा लें और आप उसको पढ़ाइए। एक ग्रुप बना करके पढ़ाइए या अकेले पढ़ाइए, क्योंकि गुरुकुल में भी पहले बहुत कम शिक्षक होते थे और 10, 20, 50, 100 करके जिस प्रकार से संख्या बढ़ती जाती थी, गुरुकुल के पूर्व शिक्षक ही, पूर्व छात्र ही नए छात्रों को पढ़ाते थे। इस प्रकार से गुरुकुल समृद्ध होती जाती थी और विशाल स्वरूप को हासिल करता था। उसी प्रकार से अगर कुछ सक्षम युवा निकलते हैं बाहर, छात्रों की स्वतंत्रता, उनके चुनाव या उनके गार्जियन की स्वतंत्रता, ऐसे युवकों का चुनाव करने के लिए उनको अवसर देगा। जो उनको अच्छा पढ़ा पाएगा उनके पास वो जाएंगे। और क्षेत्रीय शिक्षा दीक्षा में यूनिवर्सिटी को जिम्मेवारी दिया जाए। हम लोग यूनिवर्सिटी को व्यवहारिक जिम्मेवारी से काफ़ी दूर कर दिए हैं। हमारे यूनिवर्सिटी को हमारी समस्याओं के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, और जबकि आप यह जान लीजिए कि आपके नौनिहाल को जो देश का बागडोर आने वाले समय में संभालने जा रहे हैं, उनको अगर देश की समस्या, गांव की समस्या, अपने घर की समस्या, अपने आसपास की समस्याओं के संबंध में जानकारी नहीं है
तो वो ऐसा कुछ नहीं बना पाएंगे जिसकी ज़रूरत आपको होगी। वह आविष्कार या अपने प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेट पर जाएगा और इंटरनेट पर समृद्ध परिवार की ज़रूरतें वहाँ मिलेंगी, अमेरिका के सोसाइटी की ज़रूरत उनको वहाँ मिलेगी, और ये लोग जो खोज करेंगे वह अमेरिका के लिए उपयोगी होगा या समृद्ध परिवारों के लिए उपयोगी होगा। हमारे जैसे गरीब क्षेत्र के लोगों के लिए उसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यूनिवर्सिटी को एक क्षेत्र की जिम्मेवारी दिया जाए कि आप इस क्षेत्र में जितने इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है, चाहे कोई भी विभाग कर रहा हो, आपको आश्चर्य होगा कि अगर आरटीआई से, बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से आप सूचना मांगिए कि बिहार में या कटिहार में या पूर्णिया कमिश्नरी में कितनी लाइब्रेरी है, तो वह इतनी संख्या गिना देंगे कि आप भी माथा पर हाथ रखकर बैठ जाइएगा, कितना लाइब्रेरी है। और अगर काम का उनका दिनचर्या मांगिएगा तो उनके पास काम ऐसा कुछ नहीं होता है, न वहाँ पर एपरेटस है, न वहाँ पर उस लैब को कंडक्ट या सतत चलाए रखने वाले पदाधिकारी वहाँ पर हैं। तो ऐसे में मेरा साफ मानना है कि लैब को समृद्ध सिर्फ आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कीजिए। सड़क निर्माण या कोई भी निर्माण होता है तो उसका निर्माण का देखरेख, निर्माण का डिजाइन सब यूनिवर्सिटी के माध्यम से मांगिए। निर्माण कार्य भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कीजिए। और इंजीनियर और बाकी जितने लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं वही इंजीनियर हों और वही उन्हीं के देख रेख में सड़क और बाकी प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और विकास हो। इससे फ़ायदा यह होगा कि लाइव प्रोजेक्ट से हमारे छात्र जुड़ पाएंगे, उनके पास समृद्ध लेबोरेटरी होगा और ऐसे बच्चे के निगरानी में हमारा इस प्रकार का राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का निर्माण होगा जो हमारे देश का आधार स्तंभ बनेगा। और यही वह संपत्ति होगा जो हम इन बच्चों के हवाले करके जाएंगे, जिनके देख रेख में ये संपत्ति का निर्माण होगा। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी की भूमिका मैं बहुत व्यापक तौर से देखता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने आप को कानून व्यवस्था और न्याय जैसी चीज़ों तक सीमित रखेगी। व्यवहारिक जितना भी कार्य प्रणाली है वह यूनिवर्सिटी के माध्यम से कंट्रोल करेगी। इससे कई लाभ हैं। छात्रों की सक्रियता बढ़ेगा, राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगा, छात्र जान पाएंगे। अर्थशास्त्र के छात्र की जिम्मेवारी होगी कि भाई हमारे क्षेत्र के लोग आर्थिक रूप से उन्नति कैसे करें। इंजीनियर की जिम्मेवारी होगी कि घास काटने वाले की हंसुआ में किस प्रकार का डिजाइन परिवर्तन किया जाए कि ताकि उनको घास काटने में सुविधा हो। ग्रास कटर मशीनें अच्छी सी अच्छी कैसे ग्रामीण माहौल के हिसाब से बन सके। ऐसे क्षेत्र जहां आज भी बिजली नहीं गया है वहां पर ऑक्स जनरेटर या इस प्रकार का जो या सोलर हो गया, इस प्रकार का जो भी तकनीक है जो उनके उपयोग में आ सकता है उनका रिकमेंडेशन करें, वहाँ पर उसको स्थापना करके उसकी देखरेख कर सकें। इससे हम अपने सोसाइटी के करीब होंगे, हमारे बच्चे सोसाइटी के करीब आ जाएंगे। और फिर देश में जो शिक्षा तंत्र जो हमारा आधार स्तंभ रहा है या किसी का भी आधार स्तंभ रहा है उसका विकास 1 to 1 होगा। हमारे युवा जो इधर उधर भटक रहे हैं, रोजगार के अभाव में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वह पकड़ के बच्चों को पढ़ाएंगे कि भैया पढ़ो, क्योंकि इसी से हमारा रोजगार चलना है। सरकार सिर्फ एग्जाम ले, यूनिवर्सिटी के माध्यम से एग्जाम ले, एग्जामिनेशन और जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ा रहे हैं उनका उचित प्रशिक्षण करें कि किस प्रकार का पढ़ाया जाना है। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ अगर एक यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की देख रेख में होता है तो शिक्षा का स्वरूप भारत में बहुत आगे बढ़ जाएगा। जिस प्रकार हम एक समय गुरुकुल के बल पर विश्व गुरु थे, उम्मीद करते हैं कि फिर भी विश्व गुरु हम लोग
बन पाएंगे अगर इस प्रकार से हमने अपने शिक्षा में परिवर्तन किया। और साथ ही उन साथियों से भी हमको कहना है कि अगर आप खुद को शिक्षा से नहीं जोड़िएगा, अगर आपके जाति में शिक्षा का क्रांति नहीं होगा, तो आप कुछ भी ले लेंगे लेकिन उसका मूल्य 0 हो जाएगा। आज का जो हमने विषय चुना, एक शिक्षा एक देश, वह इसलिए ही हम चुने कि अगर कोई व्यक्ति अलग माहौल में शिक्षित होता है और कोई उससे कमज़ोर माहौल में शिक्षित होता है, तो दोनों को बैठा करके एक साथ हम रेस में नहीं दौड़ा सकते। और देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसको शिक्षा तंत्र में बेरोक टोक आगे बढ़ना होगा, तभी हम दुनिया के साथ मुकाबला कर पाएंगे। नहीं तो हमारी इस जातीय झंझट में, जातीय झगड़ा में हमारा हालत यह होगा कि हम योग्य लोगों को यहाँ से इस रेस से हटा देंगे। ये सब अमेरिका, यूरोप में जा कर के उनके लिए विकास करेंगे। आपको शायद जानकारी हो कि आइंस्टीन जर्मनी के वैज्ञानिक थे, लेकिन हिटलर के द्वारा देश निकाला के बाद उनके द्वारा जो खोज किया गया था एटम बम, वह अमेरिका को मिला। अगर हिटलर आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक का सम्मान करने में सक्षम होता तो एटम बम जर्मनी के पास होता और अमेरिका आज उसका गुलाम होता। तो सीधा बात है कि आज जानकारी ही शक्ति है, चाहे वह जाति के लोगों के पास हो, चाहे वह देश के पास हो, चाहे वह समाज के पास हो। जिस देश के पास जानकारी नहीं है वह उसका वैल्यू 2 कौड़ी का नहीं है। जिस जाति के पास शिक्षा नहीं है, जानकारी नहीं है, उसकी संख्या कुछ भी हो, उसकी वैल्यू दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही हमारे इस प्रयास को आपका एक सहारा मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था को हम लोग सुदृढ़ करने में एक क्रांतिकारी भूमिका में खुद को खड़ा पाएं, यही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। इतना ही कह करके आप सबसे यह आग्रह करते हुए कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के संबंध में आपका जो भी मंतव्य है उससे हमको अवगत कराइए, ताकि हम भविष्य में आपके मंतव्य को भी अपने वीडियो में शामिल कर सकें, अपने कार्य व्यवहार में शामिल कर सकें, ताकि आपकी अपेक्षाएं हमारे अगले वीडियो में आपको दिखे। इतना ही कह करके आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।